तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अगर कभी आप पे गुस्सा होता हूँ, आपको डांटता हूँ, तो इतना आप तो अंदाज़ा लगाते हो ना कि वो सब आपकी बेहतरी के लिए है। जब आप नहीं पढ़ते हो, जब मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तब गुस्सा लगती है यार, क्योंकि मन जो है ना दुखी हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए लगातार लगे हो और जिसके लिए लगे हो वो खुद उस चीज़ की वैल्यू ना समझे, तो मन को बड़ा कष्ट होगा यार। अब ये बताओ, अकेले कैमरे में पढ़ाने में क्या मज़ा आता है, लेकिन कैमरे के पीछे आप सबके चेहरे नज़र आते हैं। कैमरे के पीछे आप सब नज़र आते हो कि आप सब पढ़ रहे हो, आप सबको दिक्कत ना हो, गणित में किसी प्रकार की समस्या ना हो, मैथमेटिक्स में आपको किसी कोचिंग के दरवाजे पर ना जाना पड़े इस कोरोना काल में बच्चों। क्योंकि इस वर्ष सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ी पूंजी कमाना है। अगर आप इस वर्ष जीवित रह गए बच्चे, 2020 में आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए, तो ये आपने सबसे बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया 2020 में। तो इसीलिए बच्चे लोग, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ। कभी कभी मेरा मोरल डाउन तब होता है जब ऐसा फील होने लगता है कि प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। और ये वो टाइम बच्चे, 12th अगर कुछ डिसमिस किए आप, तो पूरी लाइफ इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस महत्वपूर्ण टाइम को आपको बार बार मैं याद दिलाता रहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपका जीवन खराब भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। तो उम्मीद आप सबसे यही है कि आप सब अपने जीवन को बेहतर तरीके से जियोगे और लगातार पढ़ाई करोगे। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक, है ना बच्चे। मतलब कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। तो बच्चे, 6 त्रिकोणमितीय फलन अपने पास हैं। 6 के 6 हमारे पास फार्मूले रहेंगे और इन्हीं 6 फार्मूले और पीछे वाले एक्सरसाइज के 8 फार्मूले, है ना बच्चे, को मिला लें तो ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जानी है। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा साइन एक्स। तो प्यारे बच्चों, साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है। जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चे, वो होता है कॉस एक्स। तो जो कॉस एक्स का अवकलन होता है बच्चे, वो होता है माइनस एक्स। अब जो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है बच्चे, वो है tan x और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स। और जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है प्यारे प्यारे बच्चों, वो है cot x और cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। और जो पाँचवा है प्यारे बच्चों, d/dx। अब बचा है sec x। तो sec x का अवकलन होता है प्यारे बच्चों sec x और tan x। और बच्चे लोग, छठा नंबर है d/dx। क्या है प्यारे बच्चों? cosec x। इसका अवकलन होता है प्यारे बच्चों माइनस cosec x और cot x। बच्चे, बहुत सिंपल है। साइन का अवकलन cos, देखो ये क्रम आपको याद रहता है, 1 प्लस दूसरा माइनस, है ना बच्चे, 1 प्लस दूसरा माइनस, फिर 1 प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर 1 प्लस, फिर दूसरा माइनस। या फिर ये कहें कि जितने भी सी से स्टार्ट हुए वो माइनस है। कॉस का माइनस है, कॉट का माइनस है, कॉसेक का माइनस है। तो माइनस का जो डाउट रहता है बच्चों को, उसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जितने फार्मूले, जैसे कॉस स्टार्ट हो रहा है सी से तो निगेटिव है, कॉट स्टार्ट हो रहा है सी से तो निगेटिव है, और कॉसेक स्टार्ट हो रहा है सी से तो वो भी निगेटिव है। बाकी सब के सब बच्चे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। या फिर एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। आपको जैसे समझना हो बच्चे, सी से स्टार्ट होने वाले कॉस, कॉट और कॉसेक हैं, दोनों के फार्मूले क्या है बच्चे? निगेटिव है। और एक महत्वपूर्ण बात और प्यारे बच्चों, कि आप ये दिमाग में बैठाए रहना कि d/dx साइन x जैसा मिलेगा क्वेश्चन, तभी हम ये फार्मूला लगाएंगे। एग्जैक्ट साइन x मिलेगा तभी लगाएंगे, है ना बच्चे। अगर d/dx साइन x है तो वो cos x हो जाएगा। लेकिन बच्चे, अगर d/dx साइन x स्क्वायर है तो ये cos स्क्वायर मत कर देना। अपना दिमाग अवकलन में बिल्कुल भी नहीं लगाना प्यारे बच्चे। डिफरेंशिएशन में हमें सिर्फ वही काम करना है जो फार्मूले दिए गए हैं।
बच्चे फार्मूले में सारे प्रूव्ड कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। जिस भी दिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से, आप सबको पता है अवकलन कहाँ से आया है बच्चे, डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट आया है प्यारे बच्चों लिमिट से। कैसे आया है, उन्होंने क्या किया, चेंज निकाला, फिर रेट ऑफ चेंज निकाला, मतलब परिवर्तन निकाला, परिवर्तन की दर निकाला, और जब परिवर्तन की दर की लिमिट निकाल ली तो अवकलन निकल गया। तो उसी मेथड से, उसी तरीके से हम साइन एक्स का कॉस एक्स लाना प्रूव्ड करेंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आना प्रूव करेंगे। बच्चे एक बात जान लो, ये फार्मूले क्यों बने हैं, क्योंकि साइन एक्स का जब मैं प्रूफ कराऊंगा आपको कॉस एक्स, तो ये सॉल्व होगा बच्चे 2 से 3 पन्नों में, 2 से 3 पन्नों में। तो बार बार 3-4 पन्ने सॉल्व करने से अच्छा था कि अपन इनका डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें। तो इसीलिए प्यारे बच्चों डिफ्रेंसिएशन में हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना है कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला लिमिट को सॉल्व करने के बाद मिला है। तो इसकी लिमिट बच्चे ये है, इसकी लिमिट बच्चे कुछ और होगी, सेम वही नहीं होगी। इसलिए फार्मूले के जैसा दिखे भी ना, एग्जैक्ट फार्मूला ना दिखे ना, तो काम नहीं करना है। एक और बात बच्चे, अगर फलन x में है तो अवकलन x में होता है। जैसे ये x है, ये x है, फलन x में तो अवकलन x के सापेक्ष, फंक्शन x में है तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब ये है कि d अपॉन अगर dt होता और साइन x होता तो इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे t है बच्चे, यहाँ पे x है बच्चे, कोई रिलेशन ही नहीं है। t के लिए x कांस्टेंट है, अचर है, और x के लिए t कांस्टेंट है, अचर है। इसीलिए ये पूरा क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट हो गया, और अचर का अवकलन क्या हो जाता है बच्चे, 0 हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ बच्चे जिसके सापेक्ष हो, अगर यहाँ x है यहाँ भी x हो, फलन x में है तो अवकलन x के सापेक्ष होगा, फंक्शन x में है तो डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन में जैसा फार्मूला है, जो फार्मूला है, अलग से दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी बात याद रखनी है बच्चे कि अगर फलन x में है तो अवकलन x में ही होगा, फंक्शन x में है तो डिफ्रेंसिएशन x में होगा। अगर डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हो, तो x के अलावा चाहे जो मिले, साइन y मिले, y भी कांस्टेंट होगा, है ना। x के अलावा y, z, a, b, c कुछ भी मिले वो सब क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब बच्चे फार्मूले आपको याद हो गए हैं, अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपको करनी है। मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ एक्सरसाइज पे, मान लो एक आध वीडियो और बना दूंगा, बाकी एक्सरसाइज करके अपन अगली इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित फलनों का, बच्चे मैं हमेशा कहता हूं कि आप शुरुआत की जो एक्सरसाइज हैं उन्हें अच्छे से करो, कंप्लीट तरीके से करो, का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। शुरुआत की एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन इसलिए करो बच्चे क्योंकि आगे वाली जो एक्सरसाइज बननी है इन्हीं फंक्शंस को जोड़ के बड़ा कर देना है। तो जब आपको ये छोटे छोटे फंक्शन के अवकलन आएंगे, डिफ्रेंसिएशन आएंगे, तो वो बड़े बड़े फंक्शन जो इन छोटे छोटे फंक्शनों से बने हैं उनका डिफ्रेंसिएशन तो आपसे बन ही जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। जैसे अब पहला ही क्वेश्चन देख लो आप, पहला ही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। इसमें क्या खास बात है, ये सेकेंड एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज थर्ड है वैसे, लेकिन हम ये सेकंड मान के चल रहे हैं। तो पिछली एक्सरसाइज का एक फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर, हमने पिछली एक्सरसाइज में एक्स पावर n जैसे पढ़ा था, और साइन एक्स इस वाले का आ गया। अब इसके बाद वाले एक्सरसाइज में क्या होगा, ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, और आगे वाला भी रहेगा। तो ऐसे क्रम से जुड़ता चलेगा, तो उनका अवकलन, उनका डिफ्रेंसिएशन बहुत मजबूत, बहुत शानदार होगा। जिनको स्टार्टिंग के इजी वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें टफ क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो टफ क्वेश्चन इन्हीं इजी क्वेश्चंस को तोड़ मड़ोड़ कर जोड़ कर बनाया गया है। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ पे अपन करेंगे हल करके। आप चाहे इसको y मानो, आप डिफ्रेंशिएट करने के कई तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, है ना बच्चे। लेकिन क्वेश्चन में कहता है
क्वेश्चन ने बोला x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। आपको पता है इसका अलग अवकलन होगा, तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग अवकलन और d अपॉन डी एक्स साइन x का अलग अवकलन। प्यारे बच्चों सबको पता है यहाँ पे क्या लगेगा, ये x पावर n के जैसा है, तो यहाँ लगा दो x पावर n होता है nx n-1। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ n के स्थान पे 2 है तो 2x 2-1 हो जाएगा, प्लस ये फार्मूला हमने आज ही पढ़ा है कि साइन x का फार्मूला प्यारे बच्चों cos x होता है। तो d अपॉन डी एक्स साइन x के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, cos x कर सकते हैं। तो बन गया 2x पावर 1 और प्लस cos x, तो बन गया बच्चे 2x और प्लस cos x। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कोई दिक्कत रहा करे तो आपको बताना है। और मैंने बोला एक और तरीका क्या है, वो तरीका तब यूज़ करते हैं बच्चे जब क्वेश्चन कहे कि dy अपॉन डी एक्स निकालो। देखो अवकलन कीजिए या dy अपॉन डी एक्स निकालिए, दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन अगर dy अपॉन डी एक्स निकालने के लिए बोल रहा है तो हमें y मान के ही करना चाहिए। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक और तरीका ये रहता है क्वेश्चनों करने का, हल करके बोला करो कि माना, क्या माना, जो फंक्शन दिया है बच्चे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अपन मान सकते हैं y इज इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर और प्लस साइन एक्स, है ना प्यारे बच्चों। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर बच्चे, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चे अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना, d अपॉन डी एक्स लगाना, ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना, मैंने लगा दिया। तो y का अवकलन होगा बच्चे dy अपॉन डी एक्स, अंदर ले जाएंगे इसको तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस d अपॉन डी एक्स प्यारे बच्चों साइन x हो गया। अभी जस्ट इसको कर चुके हैं तो मुझे विधिवत लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हुआ था, साइन x का अवकलन बच्चे cos x हुआ था, यही हमारा आंसर है। उसके बाद बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का तो इस एक्सरसाइज से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कर लेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। वैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 बन जाना चाहिए यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, क्वेश्चन है रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चे हल करके पहला काम क्या होगा, बोलेंगे माना y इज़ इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप सबको पता है आपके पास x पावर n का फार्मूला है, मतलब एक्स स्क्वायर का फार्मूला है। आपके पास a प्लस बी जैसा कुछ फार्मूला नहीं है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास नहीं है बच्चे। अवकलन की बात कर रहा हूँ, d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n का है तो nx n-1 होता है। इसी हिसाब से d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x होगा। इस हिसाब से बच्चे कोई फार्मूला नहीं है। मैंने क्या बोला है, आप सिंगल बनाओ, जैसे ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये तो बच्चे दो लोग एक साथ हैं तो इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो पहले अपन लगाएंगे बच्चे फार्मूला, है ना प्यारे बच्चों। फार्मूला क्या लगा सकते हैं, ये a प्लस बी के जैसा दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो प्यारे बच्चों a के स्थान पे रूट x है, a स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर और प्लस 2a मतलब रूट एक्स, b मतलब रूट एक्स। ठीक है बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना बच्चे। यहाँ से फार्मूला मिटाएंगे, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया था। अगर मैं नहीं मिटाऊंगा तो कुछ प्यारे गधे बच्चे इसको भी छाप लेंगे, है ना बच्चे। तो अब रूट एक्स का स्क्वायर एक्स बस होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट एक्स का x होगा और प्लस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल होगा, बच्चे हो जाएगा 2। तो अब बच्चे यहाँ पे अब हमारा फंक्शन जो है अलग अलग हो चुका है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग।
अब अपन डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चे, तो इधर हो जाएगा dy/dx, इधर तो एक बार d/dx बाहर लगाना पड़ेगा, अंदर है 1 + x + 1/x+2। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे है अपना dy/dx, इस dy/dx को अंदर ले जाएंगे बच्चों। आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं विधिवत कर रहा हूँ, d/dx x प्लस d/dx 1/x प्लस d/dx 2, है ना बच्चे। अभी कुछ फार्मूले के जैसा नहीं है, उसको फार्मूले के जैसा बनाएंगे, है ना बच्चे, और कुछ तो हो गए हैं, लेकिन एक बार चलो लिख देते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू d/dx। यहाँ पे लगा सकते हो फार्मूला बच्चे। x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन होता है 1, है ना बच्चे, आपको पता है। सिंस वी नो दैट d/dx x इज इक्वल टू 1 होता है और d/dx कांस्टेंट, है ना बच्चे, ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। तो प्लस इसका भी अवकलन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फार्मूले के जैसा नहीं है। इसको हम फार्मूले के जैसा बना सकते हैं बच्चे। x पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाएगा बच्चों तो x पावर -1 हो जाएगा, है ना बच्चे, x पावर -1 हो जाएगा। अब प्लस कांस्टेंट का, अचर का अवकलन 0 हो जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों dy/dx इज इक्वल टू, इसका फार्मूला और लगाना है बस, है ना। तो ये हो गया बच्चे 1 अब प्लस x पावर n, तो n फिर x फिर n-1, है ना बच्चे, nx n-1। तो यहाँ फिर से बोल देंगे सिंस वी नो दैट d/dx x पावर n इज इक्वल टू nx n-1। तो प्यारे बच्चों dy/dx इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस माइनस x पावर -2। तो बच्चे dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस, पावर नेगेटिव नहीं छोड़ते, x² को अपॉन में ले जाएंगे बच्चे, x पावर -2 को अपॉन में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 - 1/x² इज़ माई आंसर। ठीक है बच्चे। अब अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा अपन ने पिछले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में करी थी। आप सबको वो समझ में आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे अगर नहीं समझ में आता होगा तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैं अभी करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चे e पावर log x। तो प्यारे बच्चों हल करके पहला काम मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है बोलो माना y इज इक्वल टू जो भी दिया है, क्या दिया है बच्चे, e पावर log x। पहले तो इसका फार्मूला अपन जानते हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट अगर e की पावर में log आ जाए, कहानी शुरू, e की पावर में कुछ भी उससे लेन देन नहीं है। ऐसा कभी मत कर देना कि e की पावर में sin x है या फिर e की पावर में sin f(x) है तो आप बोलो e की पावर में कुछ है तो केवल f(x) बचेगा। भैया गलती हो जानी है, दिमाग में बैठा लो। e के पावर में जब log हो तब की बात है ना। e के पावर में log है बच्चे और अगर कुछ है तो फिर वही बचता है ना बच्चे, e और log ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू e की पावर में log था तो क्या बचेगा, जो log के बाद है, मतलब केवल और केवल बच्चों x बचेगा। अब इसका अवकलन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, y का अवकलन dy/dx, x का अवकलन मतलब d/dx लगा दो। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट d/dx, x का अवकलन हमने बनाया है 1 तो dy/dx इज इक्वल टू 1, दिस इज माय आंसर। तो प्यारे बच्चों अब तक आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन या तो फार्मूले के फॉर्म में रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, या तो हमें उसे फार्मूले के फॉर्म जैसा बनाना पड़ता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जैसा बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी आप धीरे धीरे होशियार हो जाओगे, ये मेरा वादा है प्यारे बच्चों। आप सब वैसे भी होशियार हो, बस थोड़ा थोड़ा आपको
ट्रैक में आने की आवश्यकता है, बस हो गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके एक एक क्वेश्चन बता पाना मेरी क्षमता से दूर है। मैं एक क्वेश्चन और बताए दे रहा हूँ जिससे आपका क्या हो जाए बच्चे कि जब मैं अगला क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पहुँच रहा हूँ बच्चे मैं, 3 के बाद 4, 5 और 6 मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। सीधे मैं क्वेश्चन नंबर 7 में पहुँच रहा हूँ बच्चे लोग, या फिर 6 या 5 या 6 करा लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ ताकि मैं अगले क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दूँ। तो बच्चे यहाँ पे है 2e⁻x-3 का cos x, है ना बच्चे। मैंने बोला था ना कि पुराने ही क्वेश्चन, पुराने ही फंक्शन e⁻x पीछे से आया है, cos x इस एक्सरसाइज का है, ठीक है बच्चे। तो हम हल करके क्या बोलते हैं, हल करके बोलते हैं माना y = 2e⁻x-3 का cos x। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दोनों पक्षों का अवकलन कर दो तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चे, अगर आधे घंटे होने वाला होगा मुझे नहीं पता, फिर से मैंने अभी घड़ी नहीं रखी यहाँ पे, तो वीडियो बीच में बंद हो सकता है, तो आप लोग समझ जाना। अवकलन करना मतलब dy/dx हो गया, इधर अवकलन करना मतलब d/dx लगा दो, तो 2e⁻x-3 cos x, स्पीड बढ़ा दें बच्चे, इक्वल टू, बच्चे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, एक बार इसके पास ले जाओ, एक बार इसके पास ले जाओ, फिर अचर बाहर करो। इससे अच्छा है कि दोनों एक साथ कर लो। इसके पास ले गए, अचर बाहर कर दो, क्योंकि अचर बाहर जाते हैं, तो d/dx e⁻x बन जाएगा, फिर माइनस इसका अवकलन, तो इसका अचर 3 बाहर कर दो, d/dx cos x, मतलब 2 स्टेप को अपन ने एक ही स्टेप में कर दी। एक बार अंदर ले जाते, फिर अगली बार अचर बाहर करते, इससे अच्छा दोनों काम एक ही साथ कर दिया। अब दोनों फार्मूले हमको पता हैं कि d/dx e⁻x होता है e⁻x। तो प्यारे बच्चों 2e⁻x का अवकलन e⁻x और -3 है d/dx cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो cos x का अवकलन होगा माइनस का sin x। तो बच्चों 2e⁻x माइनस प्लस का 3 sin x मेरा आंसर है। तो बच्चे बहुत इजी है, आप सब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, मैं सिर्फ एक वीडियो बना के ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दूंगा और अगले एक्सरसाइज में बच्चों पहुंच जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।